डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जनाब इमिग्रेशन सीरीज़ की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के हवाले से कुछ जो की फैक्ट्स है वो आपके साथ शेयर किए। उसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है, बल्कि मैं कहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, उसको फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम कहते हैं। जिस तरह इसका नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में दुनिया भर से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसके अहल होते हैं अप्लाई करने के जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, हाईएस्ट क्वालिफाइड होते हैं अपने मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, इसी तरह उसे कहते हैं आईटी के फील्ड के लोग हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी के तहत दुनिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो अपने फील्ड के अंदर बड़े एक्सपर्ट तस्वुर किए जाते हैं, उनको कनाडा के अंदर इमिग्रेशन का मौका दिया जाए ताकि वो कनाडा की इकॉनमी में आके कंट्रीब्यूट करें, अपनी भी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और कनाडा को एज ए कंट्री और एज एन इकोनॉमिक सिस्टम भी ताकतवर करें या मजबूत करें। अब इसमें ना बुनियादी तौर पे जब हम फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं तो इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये कि ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। वो क्या कि पहले स्टेप में 6 फैक्टर्स हैं जिसकी रोशनी में ये डिटरमिन करता है जो इमिग्रेशन ऑफिस है कनाडा का कि आप एज फेडरल स्किल्ड वर्कर एलिजिबल भी हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं। और उसके लिए उन्होंने एक मिनिमम पास मार्क रखा हुआ है जिसको वो 67% कहते हैं। इसका मतलब ये कि वो जो 6 फैक्टर्स हैं जिनका भी मैं आगे जिक्र करूंगा उनके मजमूई तौर पे 100 नंबर है और उसमें से अगर आपने 67 का स्कोर अचीव कर लिया है, आपकी एजुकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि जनाब आप फेडरल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के तहत जो इनका एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो उनसे सबमिट करें। और फिर जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है उसमें जिस तरह ड्रॉज जो पीरियडिकली होते हैं, जब वो ड्रॉ में आपका उससे कहते हैं पूल के अंदर आपका क्योंकि एप्लीकेशन अब आ गई है और आप ड्रॉ में अगर आप वो सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको एक प्रॉपर इन्विटेशन मिलती है कि जनाब आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है कि जब आप फेडरल स्किल्ड वर्कर के तौर पे आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले आपने वो 67 मार्क्स के थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करना है। अगर आपके 67 मार्क्स बनते हैं तो फिर आप जो उसे कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल है उसके अंदर अपनी प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं और फिर आपको उम्मीद होनी चाहिए कि जनाब सूनर और लेटर ड्रॉज में आपका नाम भी आ जाएगा और फिर आप कनाडा में एज परमानेंट रेजिडेंट जो है आ सकते हैं। अब जनाब ये जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है इसके हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने 6 फैक्टर्स का जिक्र किया उसके हवाले से मैं कुछ आपको अब आगे डिटेल प्रोवाइड है। अच्छा जनाब ये जो 6 फैक्टर्स हैं इसमें एक चीज़ तो आपकी उम्र है, एज। जाहिर है एज के ऊपर तो आपकी कोई पर्सनल एफर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। जिस जब आगे मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा एक और अलग वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है कि जनाब बुनियादी तौर पे इसमें मार्किंग या ग्रेडिंग कैसे की जाती है इन 6 फैक्टर्स के नीचे। पर फॉर द टाइम बिंग आपकी एज जो सी है वो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है और ध्यान में रखें कि जब आप यंग एज में अगर आप अप्लाई करते हैं 30s प्लस में तो आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फिर जनाब वाला आपकी एजुकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने पीएचडी की हुई है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, वो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर आपका वर्क एक्सपीरियंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज ही की वीडियो के अंदर। और उसके बाद जनाब आपके पास क्या कनाडा में कोई वैलिड जॉब ऑफर है, अगर आपके पास है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है, स्पेशली जब आप अपने मुल्क से अप्लाई कर रहे होते हैं तो जनरली आपको ये वैलिड जॉब ऑफर नहीं मिलती। अगर है तो फिर समझिए कि आपका उससे कहते हैं जो 67 का वो टारगेट अचीव करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। और उसके बाद जब लैंग्वेज एबिलिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है 2 मेन इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। उसके अंदर आपकी जो प्रोफिशिएंसी है अगेंस्ट 4 फैक्टर्स वो डिटरमिन की जाती है कि आपकी जनाब स्पोकन जो एबिलिटी है वो क्या है, आपकी जो रिटन स्किल्स है वो क्या है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह क्या है, रीडिंग स्किल्स क्या है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो छठा फैक्टर है वो आपकी अडेप्टेबिलिटी है, उसमें आपकी स्पाउस, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको से कहते हैं देखा जाता है कि जनाब वो मिल के एक मजमूई तौर पे कनाडा में उनके कितने चांसेस हैं कि वो सेटल हो जाएंगे। कोई रिजिड किस्म के, कोई इस तरह के लोग तो नहीं हैं जो जिनके पर्सनैलिटी से ये शक हो कि गालिबन वो कैनेडियन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो ये 6 फैक्टर्स हैं
جو آپ کے ذہن میں ہونے کی جب آپ اپلائی کریں گے ایز اے فیڈرل اسکلڈ ورکر. یہ ایکسپریس انٹری کی جو 3 اسٹریمس کی میں نے بات کی اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹریم ہے جس کا میں ذکر کیا یہ وہ فیڈرل اسکلڈ ورکر کیٹیگری کہلواتی ہے. اچھا نا وہ 6 فیکٹرز کا تو میں نے ذکر کیا, لیکن بنیادی طور پہ جو 3 آپ کہہ سکتے ہیں نا جو کی فیکٹرز ہیں, جو ایسنس ہیں اس پروگرام کا, اس میں اسکلڈ ورک ایکسپیرینس آپ کا کہ جناب آپ نے جو کام کیا ماضی میں اپنے ملک میں, کینیڈا میں یا کسی اور ملک کے اندر, وہ اسکلڈ ورک ایکسپیرینس کہلواتا بھی ہے یا نہیں اگینسٹ دا جاب یا وہ پوزیشن جس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ ایلیجیبل ہیں بیسڈ آن یور کوالیفیکیشن. اس کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے فیکٹر ہے وہ آپ کی لینگویج ایبلٹی ہے, کیونکہ لینگویج کے ذریعے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انگلش اور فرینچ یا کم از کم ایک لینگویج کے اندر آپ کی پروفیشنسی بڑی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ نے فیڈرل اسکلڈ ورکر کیٹیگری میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور تیسری چیز جو سی ہے آپ کی ایجوکیشن ہے, جس میں بات کی نام یہ فیڈرل اسکلڈ ورکر ہے, تو اس میں جو ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ وہ لوگ اس اسٹریم کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں کینیڈین PR کارڈ حاصل کرنے کے لیے. اب تھوڑا سا اسکلڈ ورک ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کروں تو یہ پچھلی ویڈیو اگر آپ نے ہماری دیکھی ہے جس میں میں نے کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کا ذکر کیا تو آپ کو بتایا تھا کہ جناب 4 اس میں جو مین کیٹیگریز ہیں جس کو TER 0, 1, 2, 3 کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس میں وہ یہ ہے کہ جو کیٹیگری 0 ہے TER کی وہ مینجمنٹ آکوپیشنس کے لیے ہے, جس میں آپ کہتے ہیں جی میں نے فائنینشیل مینیجر کے طور پہ کام کیا ہے, HR مینیجر کے طور پہ ماضی میں کام کیا ہوا ہے. تو اس میں جو انہوں نے ان کی جو لیڈ اسٹیٹمنٹ ہے جب آپ ان کی آکوپیشنل ڈسکرپشن کے اندر جائیں گے NOC جو ان کی جو نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن ہے, تو اس میں جو اس کی جو لیڈ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو جاب ڈسکرپشن بلٹ فارم میں دی گئی ہے, تو بنیادی طور پہ آپ نے جو ماضی میں کام کیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ اس ڈسکرپشن کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. اسی طرح جناب ہم نے TER 1 کا ذکر کیا تھا, اس میں یہ کہ یونیورسٹی ڈگری اس جاب کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے, جسے ہم نے سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ کا بات کی, یا اور اس طرح سے کہتے ہیں کوئی اکاؤنٹنگ کی جاب ہو سکتی ہے یا کوئی لا فرم کے اندر آپ نے کوئی کام کیا ہے, یونیورسٹی ڈگری جس کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے. اسی طرح TER 2 ہے جو بنیادی طور پر جس میں کالج ڈپلوما اور 2 سال کی اپرینٹسشپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹیکنیشین اکاؤنٹنگ ٹیکنیشین ہو سکتے ہیں, کوئی لیب ٹیکنیشین ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر TER 3 ہے جس میں آپ کو کالج کا ڈپلوما چاہیے ہوتا ہے, لیکن جو 2 ایئرس کی اپرینٹسشپ ہے وہ 2 سال سے کم بھی ہو تو کام چل جاتا ہے, جس میں کوئی لیب اسسٹنٹس ہیں یا کوئی اور اس طرح کوئی آپ کہیں کوئی آپ نے کوئی لیگل کلرک کے طور پہ آپ کسی لا فرم میں کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں. تو بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکلڈ ورک ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ نے جو TER 0, 1, 2, 3 ان چاروں کیٹیگریز کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ماضی کا تجربہ ہے, جو جابس آپ کر چکے ہیں وہ کہاں پر فٹ ہوتی ہیں. ان این آئیڈیل سچویشن اگر وہ TER 0 یا 1 کے اندر فال کر رہے ہیں تو آپ کی پروبیبلٹی زیادہ ہے سلیکشن کی, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں میں آتے ہیں اور آپ نے ڈیفینیٹلی ایک ہائر لیول کے اوپر مینیجریل لیول پہ آپ نے کہیں کام کیا ہوا ہے, جو ڈیفینیٹلی ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. اچھا جناب یہ جو ورک ایکسپیرینس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یاد رکھیں جو فیڈرل اسکلڈ ورکر کیٹیگری ہے اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ پچھلے 10 سال میں آپ نے یہ تجربہ حاصل کیا ہو, اور یہ تجربے کی جو مدت ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کم از کم 1 سال کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پہ کوئی صاحب جو ان سے وہ 2023 میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پچھلے 10 سال کاؤنٹ کر لیں اور دیکھیں گے جی پچھلے 10 سال میں انہوں نے اس نوعیت کا کام 1 سال کیا, 2 سال کیا, 3 سال کیا وغیرہ وغیرہ. اور بنیادی طور پہ جب وہ 1 سال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو 1 سال کا مطلب کیا ہوا کہ 1 سال میں 52 ویکس ہوتے ہیں, اور وہ ایسیوم کرتے ہیں کہ جناب آپ نے 30 گھنٹے کم از کم آپ نے کام کیا ہے پر ویک. تو اس حساب سے آپ کے پاس 1560 گھنٹوں کا 1 سال کا کام ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو 1 سال کی وہ کنڈیشن پوری نہیں کرے گا. ہم نے کہا 1 سال کا کنٹینیوس جاب ایکسپیرینس. ہاں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پارٹ ٹائم کام کیے کچھ اور, تو وہ پھر آپ کہیں گے میں نے 2 سال میں یہ ٹائم مکمل کر دیا, وہ 1 سال تصور ہوگا مارکس کے لیے, لیکن وہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ بھی اسے کہتے ہیں اس کے اندر شمار ہو جائے گا, کیونکہ بنیادی طور پہ آپ نے مطلب 30 گھنٹے 1 ہفتے میں کام کو دکھانا ہے. اگر آپ نہیں کر سکے تو پھر 2 ہفتوں میں آپ نے وہ کام کیا, لیکن وہ پھر اگر آپ نے 24 مہینوں میں وہ کام کیا 2 سال میں تو وہ 1 سال کے برابر تصور ہوگا. لیکن پھر میں وہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود یہ فیڈرل اسکلڈ ورکر کیٹیگری کے تحت ہی میں
कनाडा आया था, वो अलग बात है कि 2010 में मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त ये 67 स्कोर सब कुछ था, IELTS एवरीथिंग। तो आपके पास, मैं अपने ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ कि 1 साल का तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस वो कह रहे हैं, लेकिन आपके पास 4-5 साल या इससे ज़्यादा का अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, वो 67 के बैंड को अचीव करने के लिए, जो आपका एक थ्रेश होल्ड या कट ऑफ पॉइंट है जिसके बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमिन होगी कि फिर आप यानी एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के हवाले से। तो ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है जो आपके ज़हन में होना चाहिए। अच्छा ना, ये वर्क एक्सपीरियंस में एक और चीज़ आपके ज़हन में सवाल की बात है कि हमने जी वॉलंटियर बेसिस पे कोई काम किया था, ये अनपेड जो काम होता है, वो कहते हैं जी आपने जो वॉलंटियर बेसिस पे काम किया, अनपेड काम है, वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में कोई काम किया है लेकिन आप प्रूव कर सकते हैं कि जनाब मुझे उसकी तनख्वाह या उजरत मिली थी, तो फिर वो वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। ये चीज़ नहीं होगी कि जनाब आप तो स्टूडेंट थे तो आपका वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है कि इट शुड बी अ पेड वर्क। जो वॉलंटियर वर्क है वो इसमें काउंट नहीं होगा। जो मैंने कॉन्टिन्यूस 1 ईयर की बात की है, या 30 घंटे पर वीक या 1560 घंटे एक साल के 52 से, अगर आप उसको 52 वीक्स होते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नुकता है जो आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा जनाब, हम अगर लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो मैंने बात जिससे पहले की कि जनाब अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश और फ्रेंच जो सी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं कनाडा की, और मेजॉरिटी लोग जो ज़ाहिर है क्योंकि वो क्यूबेक की एक वाहिद प्रोविंस है जहाँ पे आपको पता ही है फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, जिनको हम फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज़ भी कहते हैं। जो एंग्लोफोन है, सारे जो अंग्रेजी ज़बान बोलते हैं, तो बाकी 9 सूबों में या जो 3 टेरिटरीज है वहाँ पे रहते हैं। तो मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स भी जो उनसे हैं वो अंग्रेजी ज़बान के अंदर इनकी प्रोफिशेंसी होती है, जिसको आप फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपका जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जिसको CLB कहते हैं, उसमें जो मिनिमम एक्सेप्टेबल स्कोर फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के लिए है वो 7 है, जो IELTS के बैंड 6 के साथ मैच करेगा। इन चारों चीज़ों में राइटिंग स्किल भी आपकी, रीडिंग भी, लिसनिंग भी और स्पीकिंग, तो इनकी जो एवरेज जो सी है वो आपका कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 जो IELTS 6 कहलवाता है उसके बराबर बनना चाहिए। और जो सेकंड लैंग्वेज है, और मिसाल के तौर पे आपकी अंग्रेजी आपके फर्स्ट लैंग्वेज से आपने कहा जी थोड़ी बहुत मुझे फ्रेंच भी बोलनी आती है, लिखनी भी आती है वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर फिर CLB 5 जो IELTS 5 के साथ मैच करता है, अगर वो आपने मिनिमम स्कोर अचीव कर लिए तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो मैं आपको बताया क्योंकि ये पूरी एक टेक्निकल चीज़ है कि इसमें जनाब ये लैंग्वेज के मार्क्स कैसे मिलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स कैसे मिलते हैं, आपकी एज के बेस पे मार्क्स कैसे मिलते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपके दिन में कॉन्सेप्ट हो कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके लिए CLB का जो स्टैंडर्ड या कट ऑफ पॉइंट है वो 7 है, और सेकंड लैंग्वेज के लिए 5 है, क्योंकि जिस चीज़ में आप कह रहे हैं कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है तो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी भी लॉजिकली ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उसका स्कोर भी हाई रखा है, जैसे मैंने IELTS 6 की बात की। और जनाब ये आप सब लोग इसको जानते ही हैं कि जब आप ये कोई इस तरह का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको देते हैं जिसमें IELTS का हम जिक्र करते हैं या जिसमें CLB के हवाले से हमने बात की है, तो ये इनके रिजल्ट 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो उसमें अगर आपने कोई अगर इम्तिहान पहले पास किया और उसमें आपका ये स्कोर इस थ्रेश होल्ड से ऊपर है, CLB 7 से ऊपर वगैरह वगैरह, तो आप 2 साल के अंदर अंदर उस स्कोर को अपनी उस जो रिपोर्ट है, रिजल्ट कार्ड जो है उसको यूज़ करते हुए आप ये फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 साल जो अर्सा है, ये नुकता भी आपके ज़हन में होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी का पॉइंट। अब जनाब जैसे मैंने बात की, एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एजुकेशन या तो आपने कनाडा में हासिल की होगी, ठीक है नहीं, या आपने अपने मुल्क में किसी और मुल्क के अंदर हासिल की होगी। तो अगर आपने एजुकेशन कनाडा में हासिल की है तो फिर तो ऑब्वियस बात है कि वो तो कैनेडियन सिस्टम के अंदर फिट हो रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इफ़ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम कनाडा तो यू विल बी कंसिडर्ड अ ग्रेजुएट, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इफ़ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मिल जाएंगे, PhD है, कोई सर्टिफिकेशन है वगैरह वगैरह। हाँ, अगर आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं तो फिर आपको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज या ICAS जिसका हमने जिक्र किया था, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा जो है, उससे आपको इवेल्युएट करवानी पड़ेगी अपने वो फॉरेन क्रेडेंशियल्स कि वो कनाडा के किस प्रोग्राम के किस डिग्री के बराबर है, जिसको इक्विवेलेंस हम कहते हैं। जब वो इक्विवेलेंस अवार्ड हो जाती है
तो फिर आपको उसकी रोशनी में उतने ही मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, एस्यूमिंग कि जी आप कनाडा की इस क्वालिफिकेशन के बराबर हैं जो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज या ICAS ने जो आपकी फॉरेन क्वालिफिकेशन को जिस लेवल के ऊपर रेट किया है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जनाब, ये भी नुकता आपके जहन में होना चाहिए। तो फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कनाडा में तालीम हासिल की हो, दुनिया के किसी मुल्क में आपने तालीम हासिल की हो, लेकिन उसकी इक्विवेलेंस आपने लेनी है। उसके लिए वेस्ट और ICAS दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगी, लेकिन ये दो जो सी हैं मोस्ट रिनाउंड है। मैंने अपने जो क्रेडेंशियल से वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से जो से वो क्रेडेंशियल जो से असेस करवाए थे। तो जनाब अब इसको मैं थोड़ा सा क्विकली सम अप करूं तो मैंने जो अभी तक बात की है वो ये की है कि जो फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है बेसिकली इट इज उसमें जो सिलेक्शन है इट्स ए 2 स्टेज प्रोसेस। पहले कैटेगरी में आपने उन 6 फैक्टर्स के अगेंस्ट आपने मिनिमम 67 का स्कोर करना है, दैट इज द पास मार्क। जब आपने 67 का स्कोर अचीव कर लिया तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में फॉर्मली अपना सारा का सारा जो केस है वो अपलोड कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और फिर अकॉर्डिंगली जब उसे कहते हैं उनके पीरियोडिक ड्रॉज होते हैं, जब आपका जो टोटल स्कोर है वो उस ड्रॉ के अंदर किसी में आ गया कि आप उस लेवल पे वो थ्रेशोल्ड आपने अचीव कर लिया, तो फिर आपको इनविटेशन मिल जाएगी कि आप जनाब परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे आप अप्लाई करें और PR कार्ड पकड़े और जनाब इस मुल्क के अंदर आप आ जाए, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आपका हो सकते हैं 67 से कम स्कोर बन रहा है तो फिर आपको उन 6 फैक्टर्स में जिनमें खास तौर पर, क्योंकि एज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो गुजर गई है, जो आपकी एक्चुअल एज है वही है। हाँ, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है जी, या कोई अगर आपको वैलिड जॉब ऑफर मिल जाती है कनाडा में, कोई आपके इस तरह के कनेक्शंस हैं, तो इस तरह के जो 2-3 फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करके अपना वो 67 का जो बेंचमार्क है उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें जनाब एक और जो फाइनल चीज़ जो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें उसे कहते हैं उसका हवाला दिया था कि प्रूफ ऑफ फंड्स। तो जब आपने एज ए परमानेंट रेजिडेंट आपने कनाडा में लैंड करना है तो उनका एक सिस्टम है, वो एस्यूम करते हैं कि यार 6 माह के औसतन आपके पास फंड्स होने चाहिए कि आप अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। ये उन्होंने पहले दिन ही लैंड किया, आपके पैसे कोई नहीं है, जॉब भी कोई नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक टेबल दिया हुआ जिसको वो इन्फ्लेशन की रोशनी में रिवाइज करते रहते हैं, उस पर मैंने एक अलग वीडियो अपलोड की हुई है। तो अगर हमारी इस प्ले लिस्ट में आप देखेंगे जाके जो हमारे चैनल के ऊपर है, कुछ वीडियोज़ का मैं उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इमिग्रेशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिर्फ जाके उस लिंक को क्लिक करना है, तो जो वीडियोज़ हमने माजी में अपलोड की हैं ये इमिग्रेशन के टॉपिक के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो को उसके साथ रिलेट करें। तो पर्पस जनाब इस वीडियो का ये था कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया जाए कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम काम कैसे करता है, ताकि जब आप अपने इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट के पास जाएं तो यू आर वेल अवेयर ऑफ कि आप किस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं, उस स्ट्रीम के जनाब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और टू व्हाट एक्सटेंट आप वो जो क्राइटेरिया है मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि बेशुमार अनफॉर्चुनेटली कंसल्टेंट, क्योंकि लोगों को पता है कि जी ये कंसल्टेंट भी बड़े क्लेवर लोग होते हैं, पता है कि लोग जनाब अंधाधुंध इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड पीपल आर विलिंग टू पे मनी ब्लाइंडली। वो जनाब फिर आपको ऐसे केस और करते नहीं, जनाब आपका केस हो जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाए। तो लेकिन अगर आपने ये वीडियोस देखी हैं, जिस तरह की मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ और भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप वेल अवेयर होंगे। तो आपका कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको साथ फ्रॉड नहीं कर सकता और आपसे नजायज़ फीस नहीं मांगेगा जब आपके सिलेक्शन के चांसेस अगर कोई नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि यार कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी सिलेक्शन की। तो जनाब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप भी दें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ेगा और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और ज़्यादा मालूमाती वीडियो कॉन्टेंट्स जो से वो प्रिपेयर करूँगा और लेके आऊँगा। दुआ में हमें याद रखें जनाब। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।